गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का क्षितिज भाग 1 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर सांवले सपनों की याद का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले 2 भागों में आपने जाबिर हुसैन जो इस पाठ के लेखक हैं उनके रचना के बारे में देखा, उनका जीवन परिचय जाना तथा दूसरे भाग में सालिम अली के बारे में आपने जाना कि सालिम अली कौन थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी दुनिया बनाई, उनका क्या मानना था। उनका मानना था कि पशु पक्षियों की नज़र से देखें, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखें तो आपको प्रकृति की सुंदरता, पशु पक्षियों के भाव समझ में आएगा कि वो चहचहा रहे हैं तो सुखद अनुभूति में चहचहा रहे हैं या दुखद भाव में चहचहा रहे हैं। यह तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रकृति को प्रकृति की नज़र से और पशु पक्षियों को पशु पक्षियों के नज़र से देखेंगे। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाने का अनुरोध लेकर के जब चौधरी चरण सिंह के पास गए थे तो उन्होंने उस घटना का इस प्रकार से वर्णन किया कि चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। शायद वो यही कहे होंगे कि साहब, जो केरल विदेशी पशु पक्षी भी आकर के वहाँ बसेरा करते हैं, वो रेगिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं से प्रभावित होकर के यहाँ से अप्रव्रजन कर रहे हैं। कृपया उन्हें बचाने का कोई उपाय सोचिए या उनको किसी तरीके से बचाया जाए, ऐसा कुछ कदम उठाइए। शायद यही सब बातें सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। कह रहे कि आज चौधरी साहब भी नहीं है, सालिम अली भी नहीं है, अब कौन बचा है जो अब इस सोधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। या कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा कि अगर इसी तरह ग्लेशियर पिघलते रहे, हम जंगलों को काटते रहे, पेड़ों को नष्ट करते रहे तो ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो वह जीव जंतु, वह पशु पक्षी कहाँ बसेरा करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने उस पहले भाग दूसरे भाग की वीडियो में पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था द फॉल ऑफ स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ अ स्पैरो। जिसका हिंदी अनुवाद है गिरी हुई गौरैया। मुझे याद आ गया कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। D.H. लॉरेंस ये एक ब्रिटिश उपन्यासकार के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी थे।
ब्रिटिश उपन्यासकार के साथ साथ वो पक्षी प्रेमी भी थे, प्रकृति प्रेमी थे। वो प्रकृति पर एक ऐसा दुनिया बसाना चाहते थे जहां से वह एक टापू की तरह नहीं बल्कि अथाह सागर की तरह प्रकृति को देख सकें। तो जब उनका मृत्यु हो गया तो लोग, उनके मित्र, उनके राइटर साथी आए और उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। भाई उनके पति महान थे। उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा लॉरेंस और उनका D.H. लॉरेंस, कि पति के बारे में लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। उनकी पत्नी है, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानती हैं, चाहती तो बहुत सारी बातें लिख सकती थी उनके बारे में। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। एक तो वह उस समय अपने पति के मृत्यु के गम में थी, इसलिए शोक संतप्त थी, इसलिए कुछ लिख नहीं पा रही थी। और दूसरी बात सबसे जो अहम है कि उनके बारे में इतनी सारी बातें हैं, अगर उसमें से कुछ लिखेंगे और कुछ छूट जाएगा तो उनके साथ अन्याय होगा। उसने कहा कि मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो कहती है कि भाई मैं अपने पति के बारे में, मेरे लिए इस समय कुछ लिखना असंभव है और मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे छत पर जो गौरैया बैठती है वो मेरे पति के विषय में मुझसे ज्यादा जानती है। मेरे पति के विषय में मुझसे वो ज्यादा जानती है। शायद उतना मैं भी नहीं जानती हूँ जितना वो जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। कह रहे कि वो इतने खुले दिमाग के, खुले विचार वाले आदमी थे कि उनको हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। यहां तक कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया पक्षी भी उनके बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। है कि जाहिर सी बात है कि लॉरेंस, संभव है कि लॉरेंस मेरे नस नस में समाये हैं, मेरे हड्डियों में समाये हो। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मेरे वो रोम रोम में है, नस नस में समाये हैं। लेकिन मेरे लिए उनके बारे में कुछ लिख पाना, उनके अनुभवों को, उनके याद को शब्दों का जामा पहनाना, ये मेरे लिए भाई बहुत कठिन है, असंभव सी बात है। मैं नहीं लिख पाऊंगी उनके बारे में। मेरे छत पर बैठी गौरैया, उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो मेरे छत पर बैठती है गौरैया साहब, वो उनके बारे में ही नहीं, मेरे बारे में भी, हम दोनों के ही बारे में वो मुझसे ज्यादा जानती है कि कौन कहता है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ रहता है, ये सब वो जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। कॉम्प्लेक्स पर्सन, जटिल प्राणी, यानी वो प्राणी जो सिर्फ अपनी में ही खोए रहते हैं, अपने ही सुख दुख लाभ हानि में खोए रहते हैं, ऐसे लोगों को सालिम अली के बारे में जान पाना कठिन है। वे लोग सालिम अली को नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि सालिम अली भाई सब काम धाम छोड़ करके
लाभ हानि की चिंता छोड़ करके, घर परिवार से भी रिश्ता तोड़ करके वो पशु पक्षियों के हित के बारे में, पशु पक्षियों की जानकारी के बारे में अनवरत लगे रहते थे। तो जो जटिल प्राणी है, यानी कि जो सिर्फ अपने में ही खोए रहते हैं, जो लाभ हानि की चिंता करते हैं, वो लोग तो इसका कि बड़ा फालतू आदमी है, बेकार आदमी है, ये दिन भर घूमता रहता है, दूरबीन लटका है, कुछ करता रहता है नहीं। उन लोगों के बारे में इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। शुरू से ये पक्षी प्रेमी नहीं थे, शुरू में तो पक्षी शिकारी थे। देखते हैं अक्सर चिड़ीमार लोग जब जाते हैं, हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो एयर गन ले रहते हैं, उसमें चढ़ा के पक्षियों को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं। तो ये भी उसी तरीके थे, पक्षियों को मारने का काम करते हैं, निशानाबाज थे, निशाना लगाते थे। तो एक बार उनकी बंदूक से एक नीलकंठ की गौरैया घायल होकर के गिर गई और वह तड़पने लगी। उसकी तड़प को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हुआ और यह पक्षियों मारने के बजाय उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, वह नीलकंठ की गौरैया। अब तभी से वो पक्षियों की सुरक्षा, पक्षियों के बारे में अत्यधिक जानकारी इत्यादि के बारे में लग गए कि पक्षियों को हमें जानकारी लेना है, पक्षियों को सुरक्षित रखना है, पक्षियों के हित के बारे में चिंतन करना है। लग गए वहीं से। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो भी डीएच लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी का एक अक्ष बन गए थे, नक्शा बन गए थे। सालिमनी प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर के उभरे थे। टापू यानी सीमित, वो एक सीमित स्थान पर नहीं, सीमित क्षेत्र में। अब जैसे आप कुछ सार्वजनिक काम नहीं करेंगे, कुछ पब्लिक हित के काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आपको कोई जानेगा नहीं, आप सीमित ही रह जाएंगे। सिर्फ आपको घर वाले या आपके परिवार वाले ही आसपास वाले जान पाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति जो सदा दूसरों के लिए जीता है, जो सदा दूसरों के हित की बात सोचता है, जो सदा दूसरों की चिंता करने वाला होता है, वह व्यक्ति इस संसार में अथाह सागर के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने हित के बारे में जीता है, वह एक टापू की तरह होता है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं। जो लोग उनके जानते हैं कि ये तो दिन भर घूमने निकलते थे पक्षियों की तलाश में, तो कई कई महीने बीत जाते थे उधर। दिन को तो बातें छोड़ दीजिए, कई कई महीने बीत जाते थे पक्षियों की तलाश में। पैदल पैदल ही चल देते थे। यायावरी यानी घुमक्कड़ी, जो लोग उनके भ्रमणशील और घुमक्कड़ी स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी मरे नहीं हैं, पक्षियों की तलाश में निकले हुए हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। आज भी वो पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।
जो लोग उनको जानते हैं, जो लोग उन्हें पहचानते हैं, वो यही जानते हैं कि वो गए हैं पक्षियों की तलाश में और उनकी तलाश अभी पूरी हो जाएगी और वो नए अपने खोज के साथ अभी वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक कहता है कि अगर वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें मरा मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? कि उसी रात में डायरी में लिख रहे हैं सब इतनी घटनाएं सोच करके, कह रहे कि क्या जब तक आप नहीं आते आपको मान लिया जाए कि आप मर गए? कि मेरा मन नहीं मानता कि आप मर गए हैं, आप तो अभी भी पक्षियों के तलाश में, पक्षियों की खोज में अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन आपको मरा हुआ मानकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। आप कब लौटोगे? आप लौटोगे ना? यह प्रश्न वह अपने आप से पूछते हैं और यहीं पर ख़त्म कर देते हैं अपनी लेखन को। तो यह इस पाठ का तीसरा और अंतिम व्याख्या रहा। सालिम अली जो कि एक प्रकृति प्रेमी तथा पक्षी प्रेमी थे, यहाँ पर उन्होंने यह तर्क दिया है कि हमें प्रकृति को या पशु पक्षियों को इंसान की नज़र से नहीं, बल्कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से, पशु को पशु की नज़र से और पक्षियों को पक्षियों की नज़र से ही देखना चाहिए। तब हम उसकी सुंदरता को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उसके महत्व को जान पाएंगे। अदरवाइज़ हम अपनी नज़रों से देखें, यानी कि अपने हित की नज़रों से देखें, अपने स्वार्थ की नज़रों से देखें, तो हमें प्रकृति की न सुंदरता नज़र आएगी, न पक्षियों के सुख दुख नज़र आएंगे। हम ऐसे ही ज़िंदगी भर लगे रह जाएंगे, हम प्रकृति को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर, समाप्त हुआ। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका समाधान मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।